ये फॉर्मूला था हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का, ठीक है। और वहाँ हमने बात की थी कि N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे फॉर्मूले में, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, और N2 उस मीडियम का है जिसमें लाइट रे जा रही है। इसका ध्यान रखेंगे सभी। इसका ध्यान रखते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, फिर लेंस की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये सभी को याद है ना सारी कहानी? घर जाके आप इस टॉपिक को रिवाइज जरूर करें, नहीं तो ये टॉपिक आपके दिमाग से डेफिनेटली निकल जाएगा। मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, रिमाइंड करा दे रहा हूँ। हमने 3 स्टेप्स में किया था। पहले अल्फा बीटा गामा निकाले थे, tan अल्फा tan बीटा tan गामा की हेल्प से। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आई और आर निकाले थे। फिर तीसरी स्टेप में स्नेल्स लॉ लगाया था, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसकी जगह हमने आई अपॉन आर कर दिया था, क्योंकि ये जो एंगल्स है बहुत छोटे छोटे एंगल थे, और क्योंकि छोटे एंगल के लिए एंगल की वैल्यू साइन, उसके साइन और उसके टेन के बराबर होती है, ठीक है। छोटे एंगल्स की बात चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। टुडेज टॉपिक इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी नजरें, कान और दिमाग तीनों खोल कर बैठेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैं इसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव कर रहा हूँ। कॉनकेव के लिए भी यही आंसर आता है। हम एक सिंपल सा केस लेके चल रहे हैं कि लाइट, इसका डायग्राम सभी ध्यान से देखना चाहिए। डायग्राम क्लियर है तो कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। मेरे पास मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। जिस कॉन्वेक्स लेंस में आप देख रहे हैं 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात लेंस के बारे में हल्की बता दूं। वैसे तो हम जानते हैं इस बारे में, बट स्टिल एक रिवीजन के तौर पर बता दें कि लेंस क्या होता है। लेंस बेसिकली स्फेरिकल सरफेसेस से घिरी हुई एक शेप होती है। स्फेरिकल सरफेस इधर भी होगी, स्फेरिकल इधर भी होगी। तो स्फेरिकल सरफेस अगर उठी हुई है तो इसे कहा जाएगा वो कॉन्वेक्स है, और दबी हुई है उसे कहा जाएगा कॉन्केव। तो ये जो लेंस हमने बनाया है, ये लेंस इधर से भी कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। नॉर्मली इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कह देते हैं, और इसका जो रियल नेम है वो है बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। एक लेंस ऐसे होता है दोनों तरफ से कॉन्केव, इधर से भी कॉन्केव, इधर से भी कॉन्केव। उसको नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कॉन्केव लेंस, बट उसका जो पूरा नाम है वो है बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। दोनों तरफ से कॉन्केव। बात समझ आ रही है? यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेंस एक तरफ से कॉन्वेक्स हो, एक तरफ से कॉन्वेक्स हो, दूसरी तरफ से कॉन्केव हो। इधर से देखो तो कॉन्केव, इधर से देखो तो कॉन्वेक्स, मतलब ऐसे करके पट्टी टाइप की कोई, अगर समझ रहे हो, तो इस तरफ से तो कॉन्वेक्स होगी, जैसे कॉन्केव हो जाएगी। ऐसे लेंस को हम बोल देंगे कि हमारे पास कॉन्केव वो कॉन्वेक्स लेंस है। कुछ उसका उल्टा भी हो सकता है कि मून टाइप का बन जाए, तो कॉन्वेक्स तो कॉन्केव हो सकता है। किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से, इधर से तो कॉन्वेक्स हो, इधर से प्लेन हो, इसे बोल सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा हो सकता है एक तरफ से कॉन्केव हो और एक तरफ से प्लेन हो, तो बोल सकते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। बट ये सब हमारे सिलेबस के बाहर है, इसलिए हमें इन पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस 2 तरह के लेंस होते हैं, ये दिमाग में रखनी है। जब भी कभी बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की, हम बनाएंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, और इसी को कहेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है। जब भी कभी बात आती है कॉन्केव लेंस की, हम बनाएंगे बाई कॉन्केव लेंस, और उसी को कहेंगे कि वो बाई वही कॉन्केव लेंस है। जब भी कभी ये जिक्र आएगा हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस से मैं एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का मतलब है कि लेंस को, इस लेंस को बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर फोकल लेंथ के लेंस को बनाने के लिए कितनी रेडियस इधर होनी चाहिए, कितनी रेडियस इधर होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला है। पूरा करते हैं जरा। लेट एक लेंस है और इस लेंस की जो ये वाली सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करता हूं, इधर एक स्फीयर बनेगा,
उस स्फीयर का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट सरफेस का सेंटर मान लीजिए ये है, और जो सेकंड सरफेस है, इधर भी मैं कंप्लीट करता हूँ तो एक स्फीयर बनेगा, इसका सेंटर मान लीजिए C2 मैंने यहाँ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सही है, ठीक है। अब सेंटर यहाँ पर है, तो अगर मैं लेंस के बीचों बीच से यहाँ से इस डिस्टेंस को नापूं, तो ये डिस्टेंस होगी पहली सरफेस की रेडियस R1, और ये डिस्टेंस हो जाएगी दूसरी वाली सरफेस की रेडियस R2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मान लीजिए लेंस के दोनों तरफ जो मीडियम है वो एक ही है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए N2। सही है, लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और लेंस के इस तरफ और इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर मैं एक लाइट रे डालूं, तो ये लाइट रे जैसी लेंस से टकराएगी, यहां होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और जो कल फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला यहां पर होगा अप्लाई। नॉर्मली समझिए, अभी लाइट अगर मान लो ये दोनों मीडियम रेयर हैं और कांच वाला मीडियम डेंसर, ग्लास ये लेंस वाला जो मीडियम है वो डेंसर मान लीजिए, तो यहाँ लाइट बेंड हो रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो बेंडिंग किधर होगी इसकी? टुवर्ड्स नॉर्मल। जरा नॉर्मल बना लेते हैं पहले जरा। इस पॉइंट के लिए नॉर्मल क्या होगा? ये नॉर्मल होगा इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए नॉर्मल ही हो जाएगा। तो बेंडिंग किधर होगी? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मैंने इस लाइट को थोड़ा सा बेंड किया, कुछ इस तरह से। कुछ गलत किया गया? कुछ गलत किया गया? पक्का? अब सुनो जरा, अब प्रॉब्लम फिर से आएगी। अब मीडियम फिर से चेंज हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। इस बार पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इस सरफेस का सेंटर किधर है? इस सरफेस का सेंटर है इधर, इसका नॉर्मल किधर आएगा? बनाओ इसका नॉर्मल साहब। देखो डायग्राम में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, इसलिए एक एक स्टेप को समझ के चलना। लास्ट में डायग्राम में बहुत सारी रे बन जाएंगी, जैसे कल बनी। कल सिंपल था, कल एक ही सरफेस या फिर डबल सरफेस है, इसलिए डायग्राम को ध्यान से देख चलना, बस कहाँ पे कौन सी बात चल रही है। इसका नॉर्मल देखें जरा। अच्छा, इसका नॉर्मल जा रहा है साहब ऐसे। अब लाइट किधर जा रही है? डेंसर से रेयर में जाने पर बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये ऐसे जाती, ये लाइट रे ऐसे जाती, यहां इमेज बनती अगर ये सरफेस नहीं होती तो। लेकिन क्योंकि ये सरफेस हो गई अब, तो अब क्या होगा? अब ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। नॉर्मल ये है, देखना, नॉर्मल से अवे बेंड करनी है मुझे, तो उसको नीचे की तरफ लाना होगा। ये डाउन और राइज वाला कॉन्सेप्ट वही रखना अपना, यहां मत लेकर आना डाउन और राइज वाली बात। यहां डाउन और राइज से केवल इतना याद रखो, अवे फ्रॉम नॉर्मल है या टुवर्ड्स नॉर्मल है, उसको याद रखने के लिए बताया था। यहां मत लगा देना उसको, यहां कहानी खराब हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, ये जा रही है, तो बेंडिंग किधर होगी? इसका नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से दूर हटेगी ना, तो ये लाइट यहां बनती इसकी इमेज अगर ये सरफेस नहीं होती तो। लेकिन अब सरफेस है तो क्या होगा? ये थोड़ा और बेंड हो जाएगी और अब फाइनल इमेज यहां बनेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पहली सरफेस ने लाइट को रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट करने पर उसने कहा साहब इमेज बननी चाहिए यहां पर, लेकिन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि बीच में दूसरी सरफेस आ गई,
दूसरी सरफेस ने उस इमेज को जो यहाँ बन रही थी उसे उठा के यहाँ बना दिया। तो इनिशियल ऑब्जेक्ट यहाँ था, प्राइमरी पहले हमारे केस में इमेज यहाँ बन रही थी फर्स्ट केस में, लेकिन सेकंड सरफेस की वजह से ये इमेज यहाँ ना बन के यहाँ बनी। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? जरा मैं इनकी डिस्टेंस और डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। हिसाब जो पॉइंट है ओ, ये डिस्टेंस हो जाएगी u माइनस की, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन 2-4 लाइन चाहिए, बस खत्म हो जाएगा जल्दी। मेन कहानी डायग्राम के अंदर, सारी थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसके अंदर आपको, कहाँ क्या बात चल रही है। ये जरा बुक जाके पढ़ लेना घर जाके, थ्योरी जो बता रहा हूँ वही चीज लिखी जाएगी यहाँ पर। अच्छा, पहले इमेज कहाँ बन रही थी? पहले बन रही थी आई डैश पर, तो मैं इस डिस्टेंस को v डैश कह दे रहा हूं, ठीक है ना। अब इमेज कहाँ बन रही है? अब बन रही है यहाँ पर, इस डिस्टेंस को मैं v कह दे रहा हूं, सही है। और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया? यहां तक बात क्लियर है? अब जरा फटाफट से केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। केस 1 क्या है? जब लाइट रे n1 से n2 में जा रही है, देखना जरा कौन सी मीडियम से जा रही है? n1 से जा रही है, n2 में जा रही है, तो मतलब n1 की जगह n1 ही लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था? मैं फॉर्मूला दोबारा लिख दूं यहाँ पर। फॉर्मूला था n2/v माइनस, इस फॉर्मूले में n2 क्या है? वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिवनेस हमने कितना लिया है? n2 लिया है, ठीक है। मतलब n2 की जगह n2 आएगा। n1 क्या था? जहां से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या लिया हमने? मतलब n1 की जगह पर n1 ही आएगा, n2 की जगह पर n2 आएगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। यहां पर लगाते हैं साहब फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? बाय रिफ्रैक्शन n2 अपॉन, इमेज कहां बन रही है? पहले केस की, दूसरी सरफेस को मत देखो अभी। अगर सिर्फ पहली सरफेस होती, इमेज कहां बनती? इमेज बनती आई डैश पर। तो अभी सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, भटक मत जाना। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, जब लाइट रे n1 से n2 में जा रही है, पहला केस है यहां पर। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 4.1। इस पॉइंट के लिए इमेज कहां बन रही है? आई डैश पर। तो इमेज डिस्टेंस क्या लूं? v या v डैश? v डैश। n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? माइनस u। वेट अ मिनट, माइनस u नहीं लेने चाहिए, माइनस u मत लीजिए, क्योंकि हम फॉर्मूले में जब ये फॉर्मूला लाए थे वहां पहले हम इसको माइनस का लेकर आए थे। हमने जो फॉर्मूला डेराइव किया था वहां पर u हमने ऑलरेडी माइनस का ही लिया था। वहां पहले हम इस बात को कंसिडर कर चुके थे कि u की वैल्यू को माइनस कर लेंगे। चलो भी देखते हैं जरा, मेरे ख्याल से माइनस का आएगा नहीं शायद, यहाँ पर साइन हटाना चाहिए। देखें जरा आगे, आगे आ जाएगा n2 अपॉन r। इस सरफेस की रेडियस कितनी है? r1। तो इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ अभी। केस 1 की बात चल रही है, ठीक है ना। तो समस्या पक्का। आगे बढ़ते हैं ना, केस 2 की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है, अब जो लाइट जा रही है वो जा रही है n2 से n1। ना तो लाइट इज मूविंग फ्रॉम n2 टू n1। यहां कहानी बदल जाएगी। लाइट कौन से मीडियम से आ रही है? n2 n1 बताओ। n2 से आ रही है, n2 से आ रही है, मतलब फॉर्मूले में जो था, जो n1 था उसकी जगह पर अब n2 आएगा और n2 की जगह पर n1 आएगा। ये चीज में बदलाव आएगा, ठीक है। करें, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस, जरा बताओ n2 की जगह पे क्या लगाऊं? v की जगह क्या लगाऊं? इमेज कहां बन रही है? कहां बन रही है इमेज? सेकंड केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए इमेज कहां बन रही है? आई पर बन रही है। तो
तो इमेज डिस्टेंस तो b रहेगी माइनस n1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, सुनो जरा वापस डायग्राम पे जरा ध्यान से, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। सेकंड सरफेस ने क्या किया है, फर्स्ट सरफेस ने क्या किया था, यहां रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बनाया, इस बात को ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट सरफेस ने क्या किया, ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को आई डैश पर बनाया। अब सेकंड सरफेस क्या कर रही थी, सेकंड सरफेस ने यहां बनने वाली इमेज को यहां बनाया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सेकंड सरफेस के लिए ये आई डैश, ये जो इमेज थी, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मतलब एक तरह से सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सेकंड सरफेस ने इस यहां बनने वाली इमेज को यहां बना दिया, तो सेकंड सरफेस के लिए एक तरह से ये ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज बन रही है यहां पर। क्या ये बात समझ आई सबको, नहीं आई? फर्स्ट सरफेस ने क्या किया, यहां रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बनाया। सेकंड सरफेस ने क्या किया, सेकंड सरफेस में यहां बनने वाली इमेज को यहां बनाया। इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए ये एक तरह से ऑब्जेक्ट जैसा हुआ, रियल ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये एक वर्ड, इसमें आप जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, फॉर सेकंड सरफेस इमेज ऑब्टेन्ड एट आई डैश इज वर्क एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नाउ आई। ये ऐसे लिख के दिखाओगे आप सब, यहाँ पे जो इमेज बन रही थी वो इस सरफेस के लिए एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मतलब इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, लगाएं इसको, देखें जरा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी यहां पर v डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी v डैश, फॉर्मूला आ जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन r2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखें जरा कहां पर, हाँ n2 हुआ, ठीक है। हमने दोनों ही जगह पर रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाया है। बस मुझे लग रहा है यहाँ पे u की हम समस्या क्रिएट कर रहे हैं, u को हम यहाँ पे माइनस का नहीं लेना चाहिए शायद से, बट होगा चेक करो, नहीं लेना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट मेरा ये है क्योंकि हम जब ये फॉर्मूला हमने बनाया था उस समय पर हमने u को ऑलरेडी माइनस का ले चुके थे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, एक बार जरा चेक करके दिख रहा हूँ मैं तो क्या हमारी बात सही निकल के आ रही है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, r1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस सरफेस की, एंड फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस की जो रेडियस है वो हमने r2 लिए, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो ऐड करने पर v डैश वाला टर्म कट जाएगा, जरा देखना, v डैश वाला टर्म कट जाएगा ना। हाँ तो इसको प्लस का लो, ये मेरा कॉन्सेप्ट तो वही कह रहा है, शुरुआत से बता रहा हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं माइनस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, बुक में देख के जरा बाद में कंफर्म कर लूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं और फॉर्मूला लगा रहे हैं वाला रिफ्रैक्शन वाला, तो रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में हम ऑलरेडी यू को नेगेटिव ले चुके थे, तो हमें यहाँ पर इसको यू को नेगेटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब जरा दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, जरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा ऐड करने पर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐड करने पर v डैश वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ n1 अपॉन v इक्वल टू n1 माइनस r2 प्लस, सही है, सही है। पहले उसको लेना फर्स्ट वाले टर्म को, बात वही है, कैसे भी गलत कोई दिक्कत नहीं। n2 माइनस n1 अपॉन r1 और n1 माइनस n2 अपॉन r2, सही है ना। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, इक्वल टू यहाँ देखो जरा, ये एक्चुअली n2 माइनस n1 है, यहाँ n1 माइनस n2 है। अगर मैं बाद वाले में से माइनस कॉमन ले लूं तो ऊपर भी n2 माइनस n1 हो जाएगा, और फिर मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ,
तो मैं इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन स्किप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आए तो मैं रिपीट कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि n2 माइनस n1 यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये भी n2 माइनस n1 हो जाएगा, मतलब मैं इस प्लस की जगह माइनस करना चाह रहा हूँ ताकि मैं n2 माइनस n1 को कॉमन ले सकूँ, और मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? इस n1 को उठा के मैं डिवाइड में ले जा रहा हूँ। बस आ चुके हम लास्ट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक समझ में आ सबको? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जरा एक बात पे विचार करो, लेंस के केस में जरा सोच कर देखना, अगर मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं इन्फानाइट पर, हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो तो इमेज कहां बनती थी, पता है ना, पक्की बात। इसको मैं लिख दूं यहां पर, हम जानते हैं वी नो डैट कि अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इन्फानाइट हो, अगर u इन्फानाइट हो, अगर u इन्फानाइट हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज कहां मिलती है? इमेज मिलती है फोकस पर। इन दोनों वैल्यू को जरा मैं यहां पे लगा दूं एक पर्टिकुलर केस बनाने के लिए, कि अगर मैं u की जगह इन्फानाइट लगा दूं तो v मुझे f मिल जाएगा। इस हिसाब से इस जगह पर मैं 1/f माइनस 1/इन्फानाइट इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 कर सकता हूँ। व्हाट इज 1/इन्फानाइट? इट इज 0। So here is your length formula, 1/f इक्वल टू 1/n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ में आया होगा सभी के लिए? आया? एक छोटे सा काम इसमें और कर लीजिए। एक और बात यहां तक क्लियर ना? आपने दो केस लिए पहले, पहला केस जब लाइट n1 से n2 में जा रही थी, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाया। दूसरा केस जब लाइट n2 से n1 जा रही है, रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाया। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने पर b डैश वाला टर्म कट गया, बाकी बेसिक कैलकुलेशन करी। यहां पहुंचने पर आपने एक और काम किया कि भाई अगर u इन्फानाइट होता, हम जानते हैं कि अगर u इन्फानाइट, इन केस एक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं कि अगर ऐसा करूं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर्मूला तो यहाँ पे आ चुका हमारा, लेकिन मुझे फोकल लेंथ के टर्म में लाना है कैसे भी करके। तो इतना हमने ऑब्जर्वेशन से देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी भी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर है तो इमेज बनती है फोकस पर। ये दोनों लेंस के लिए फिक्स है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए ही इमेज बनती है फोकस पर। हमने ये कहा था कि इफ u इज इक्वल टू इन्फानाइट, मैं इसमें एक काम करने वाला हूं कि मैं साहब u की जगह इन्फानाइट लगाना चाह रहा हूं। तो अगर u इन्फानाइट है तो b कितना होता है? f। ऐसे में मैंने इन दोनों वैल्यू को यहाँ लगा दिया, तो देखा साहब इसकी जगह 1/f आ गया। देखा जाए तो यहाँ पे आपने छोटा सा एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया है, आपने इसकी जगह पर ये लगा दिया है, यहाँ लिख दिया आपने here 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये थिन लेंस फॉर्मूला है, इसके अंदर आपने थिन लेंस फॉर्मूला को इंक्लूड कर लिया। हालांकि इसको हम अलग से डेराइव करेंगे बाद में। एक तरह से आपने यहाँ छोटे से हिस्से में थिन लेंस फॉर्मूला को डेराइव कर दिया है। खैर यहाँ तक ये फॉर्मूला बन के आया 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक छोटी सी लेंस में और ऐड कर ले रहे हैं हम जरा, कि अगर एक स्पेशल केस देख रहे हैं, स्पेशल केस एक है कि अगर ऐसा हो, साहब जनरली लेंस के दोनों तरफ कौन सा मीडियम होगा? लेंस के इधर और इधर ज्यादातर केस में एयर होगा ना। मोस्टली केस में लेंस के अंदर अगर लाइट जा रही है तो किस मीडियम से जा रही होगी? एयर से जा रही होगी नॉर्मल केस में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इफ n1 तो हो जाए 1, किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए, और n2 को मैं मान ले रहा हूं n, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा ये दोनों वैल्यूज में लगा दो तो फॉर्मूले का एक छोटा सा रूप आपको और मिल जाएगा। किताब ऐसे में 1/f इक्वल टू हो जाएगा
n-1/1 इंटू 1/r1। ये तब के लिए है लेंस मेकर फॉर्मूला जब लेंस के दोनों तरफ एयर हो, जब लेंस के दोनों तरफ एयर है, कोई और मीडियम है तब के लिए फॉर्मूला ये वाला। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। थिन थिन लेंस फॉर्मूला। देखिए ये जो शब्द इसमें थिन का इस्तेमाल किया गया, थिन का थिन, ये वाकई में थिन लेंस के लिए ये फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया ना 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 10th क्लास में हम पढ़ कर आए थे, अभी भी पढ़ेंगे। बट ये फॉर्मूला मोटे लेंस के लिए नहीं है, इसीलिए इसमें स्पष्ट कहा गया है थिन लेंस फॉर्मूला। वहाँ पर कहानी बदल जाती है, मोटे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा अलग आ जाता है। आपने यहाँ देखा डायग्राम में, नॉर्मली थिन लेंस के हम जितने डायग्राम बनाते हैं, पतले लेंस के डायग्राम जो बनाते हैं, उसमें सिंपल से ऐसे लाइट रे दिखाएंगे और दिखा देंगे साहब कि फोकस से पास हो रही है। वहाँ कभी डबल सरफेस का जिक्र हमारे दिमाग में आया ही नहीं। आज जब लेंस फॉर्मूला पढ़ा, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, वहाँ देखा था फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन अलग हो रहा है, सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन अलग हो रहा है। ये लेंस अगर मोटा होगा तो इस रिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ जाएगा। जो सारे नियम हमने पढ़े हैं, इफ लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रूल बदल जाएंगे। ये रूल फिर वैसे नहीं रहेंगे आपके। इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पासिस अनडेविएटेडली, ऑप्टिकल सेंटर वाली डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में नहीं आएगा, वो कहीं और आएगा। जो भी डायग्राम वगैरह जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो सारी थिन लेंस के लिए है, इसलिए स्पष्ट उसने कह दिया है दिस इज अ थिन लेंस फॉर्मूला। नॉर्मली 10th में हम कह देते हैं इसको लेंस फॉर्मूला, बट दिस इज एक्चुअली थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, शुरू करें इस बात को। तो मैं थिन लेंस के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जितने भी कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम है, कॉन्केव लेंस के जो डायग्राम है, आप इन्हें बनाएं। 8 डायग्राम है बस गिनती के, 8 डायग्राम को बना लीजिए। और आसान डायग्राम है, सभी में एक कॉमन सा काम करना है कि एक रे डालनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास करेगी, एक रे डाल देनी है आपको या तो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, जनरली उसे डालनी है। मतलब एक डालिए पैरेलल जो फोकस से जाएगी, एक डालिए ऑप्टिकल सेंटर से, जहां दोनों मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगी। दोबारा से, एक डालिए पैरेलल जो फोकस से पास करेगी, एक डालिए ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, जहां दोनों जाके मिलेंगी वहां आपको इमेज मिल जाएगी। यही 2 नियम लगाते हुए आपको अपने 8 का डायग्राम बनाने हैं। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, करके देखना एक बार पहले। नहीं आएगा तो आपको कल बताऊंगा, लेकिन कम से कम एक बार प्रयास कीजिए, सभी डिस्कस कीजिए आपस में। नहीं आ रहा तो आज का इस टॉपिक को मैं करने के लिए इसमें इसके छोटे से नियम की जरूरत पड़ेगी बस। मैं मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, जिसके लिए फोकस मान लीजिए इसका यहाँ पर है, प्राइमरी फोकस, ये सेंटर है इसका, ये दूसरा फोकस आ गया इसका, ये सेंटर है। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम इस पर अगर इमेज बनाना चाह रहे हैं तो एक लाइट रे में डालूंगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कहां से पास करेगी, ठीक है ना, और एक लाइट रे में डालूंगा ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। दोनों लाइट रे करीब करीब यहां जाके काट रही हैं। समझ में आ रहा है? यू कैन सी क्या मैं यहां पर इमेज मिल रही है सेंटर से पीछे। एक डायग्राम तो आपका यहीं पे हो गया, अब खाली 7 बचे आपके पास करने के लिए। ये कब के लिए बनाया हमने, एक एग्जांपल लिया रैंडमली के साथ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तब के लिए। ऐसे ही नियम लगाने सारे आपको जितनी भी। एक लाइट रे डाली हमने पैरेलल, एक डाली ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अब जरा देखें यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकस यहाँ पर है इसका, ये हो गया एफ। इमेज यहाँ बन रही है, ये है वी। ठीक है, चलो पॉइंट्स के नाम डालते हैं जरा। ये मान लीजिए पॉइंट है ए बी, ये है ए डैश बी डैश, ये पॉइंट है एफ फोकस, ये पॉइंट है ओ ऑप्टिकल सेंटर, इसको डाल दीजिए यहाँ से, फालतू का पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट का नाम दीजिए, मान लीजिए पॉइंट है एम, ऐसे रैंडम डाल दीजिए। क्या एफ हम वहाँ ले चुके ना पहले, फालतू में कन्फ्यूजन आपको डायग्राम बनाते थे ना उससे, इसलिए था। देखिए जरा, अब जैसा आपने लेंस उसमें मिरर फॉर्मूला में किया था, आपने दो ट्रायंगल लिए थे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया था। यहाँ भी हमको वही काम करना है। आपको दो ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये वाले जो कि सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 का ये रहा, 90 का ये रहा, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही दो ट्रायंगल और दिख रहे हैं कोई जो सिमिलर हो सकते हैं, इसी तरह से ये वाले हो सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। मैं पूरा पूरा करूँ या चलो लिख जाएगा? दोनों सेम अपोजिट, सेम, एक 90 का ये रहा, एक अपोजिट ये रहा। बस जरा लिखते हैं किस तरह से। पहले बात कर रहा हूँ कौन से एंगल के बारे में, इन ट्रायंगल ए बी हो एंड इसमें, इसका नाम, एक सेकंड रुको, नहीं ये वाला, रुको 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 रुको, ये नहीं आएगा, बड़ा वाला है, बड़ा वाला। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, फुल वाला आएगा। हाँ ये कोई पॉइंट नहीं है, पूरा वाला आएगा। ओ ए डैश बी डैश। देखें जरा कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। एक तो एंगल ही मिल रहा है, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी से लिखो बी डैश ए डैश ओ। क्यों इक्वल है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो बायो वाले बच्चे सुन लो जरा, अगर आपको बाई चांस याद ना आए कि कैसे प्रूव करें, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा एंगल इसके इक्वल, डायरेक्ट लिख देना, मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। बस ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों है, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, हमें यहाँ पता है साहब कि सिमिलर है, तो बस बात खत्म। तुमको क्यों जानना कि क्यों सिमिलर है सिमिलर दिख रहा है ना। मतलब अगर आपको ये नहीं आता है साहब कि कौन से रूल से, बायोलॉजी वाले कह रहा हूँ, अगर बाई चांस दिमाग से निकल जाए, बस हालांकि कोई कठिन बात नहीं है, आप 10th में पढ़ कर आए इसे, बट स्टिल अगर आपके दिमाग से निकल जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे करने के बाद टाइम ज़्यादा जल्दी कीजिए। दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो एंगल इक्वल हो गए तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से ट्रायंगल? अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू होगा ए ओ ठीक है, कोई प्रॉब्लम? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इन दोनों ट्रायंगल देखो जरा, कौन से दो ट्रायंगल हैं? ओ एम एफ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। सही है, मैं डायरेक्ट कर दूं इसमें, ट्रायंगल ओ एम एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ठीक है, ओ एम एफ ए डैश बी डैश एफ के इक्वल आ गया।
अब जरा देखें, यहाँ पर आ जाएगा एम ओ अपॉन इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। सही है? क्या मैं एम ओ की जगह पर ए भी लगा दूं? कुछ गलत है क्या? एम ओ और ए बी है तो पैरेलल रेज़, तो एम ओ और ए बी बराबर होंगे ना, तो एम ओ की जगह मैं लगा दे रहा हूं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, पीछे रह जाए, बता दें साथ साथ, लास्ट में अगर आप कंफ्यूज होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इन दो इक्वेशंस तक जरा फटाफट से देख लो कहां पर आपको गड़बड़ी लगी। पहले ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर दिखाया हमने, फिर ये वाला ट्रायंगल, ये हाफ वाला, इसके सिमिलर दिखाया। सिमिलर होने की वजह से हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल किया। कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड? हाइपोटेनिस नहीं लेना है हमको, बस बाकी की दो साइड लेनी है। अब दोनों इक्वेशन आपको देखना बराबर है, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, दोनों इक्वेशन बराबर है, बराबर कर लीजिए। सेम जैसा मिरर फॉर्मूला होता है वैसे कर रहे हैं हम। ए ओ अपॉन ए डैश ओ इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ डैश। अब ए ओ क्या है? ए ओ है, ए ओ है माइनस का u, ए डैश ओ क्या है? v, ओ एफ क्या है? ओ एफ है f, और ए डैश एफ डैश क्या है? ये है साहब। ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? पूरी डिस्टेंस थी v, उसमें से इतनी निकाल दी, तो ये v माइनस वी तो बची है, जो नहीं है, v माइनस एफ। सही है ना? क्या करेंगे अब? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कीजिए जरा मल्टीप्लाई। तो माइनस का यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। सही है? सही है ना? अब क्या करेंगे? वी एफ को इधर ले आइए, यू बी को इधर ले आइए, तो यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू बी। सही है? अब बोथ साइड डिवाइड करते हैं यू बी एफ से, यू एफ अपॉन यू बी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू बी एफ इक्वल टू यू बी अपॉन यू एफ। कट जाएगा तो क्या बचेगा? किसका? मिरर फॉर्मूला का डायग्राम नहीं, फॉर्मूला भी अलग है, वहां 1 अपॉन वहां प्लस था। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? एक छोटी सी लाइन समझ लो जल्दी से, देखो जरा। लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में दोबारा बता दूं, सभी जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जिनको नहीं पता बता दे रहा हूं, देखो नॉर्मली होता क्या है, दोबारा बता दूं, मिरर में भी पढ़ा था, फिर से बता दे रहा हूं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मान के चलो 5 सेंटीमीटर का, लेंस में उसकी इमेज उसके बराबर भी बन सकती है, 5 की इमेज 5 की भी बन सकती है, उससे बड़ी भी बन सकती है, उससे छोटी भी बन सकती है। तीनों तरह के डायग्राम हमें मिल जाते हैं, बड़ी इमेज भी बनती है, छोटी बनती है, बराबर भी बनती है। तो मान के चलो ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर की, तो इमेज कितने टाइम्स बनी? 2 टाइम्स। अगर ऑब्जेक्ट है 5 का, इमेज बनी 15 की, तो कितने टाइम्स बनी? ऑब्जेक्ट है 5 का, इमेज बनी 50 की, 10 टाइम्स। तो इमेज कितने टाइम्स बन रही है, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। इमेज कितने टाइम्स बन रही है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो बहुत आसान से इसका फॉर्मूला है कि लीनियर मैग्निफिकेशन m जो होता है वो इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज को मैं h डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो h डैश अपॉन h इसे कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन।
ये सही से लिख लेना प्रॉपर तरीके से, ये मैंने बताया था डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर के टाइम पे बताया गया था। अब हम यहाँ पर इसको अलग फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं। जरा डायग्राम पे फिर से देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं हम वो पॉजिटिव होती हैं, नीचे की तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव होती है। सही है। तो अब जरा फटाफट से आपने जो इक्वेशन लिया है जिसमें v और u दोनों आ रहे हैं, v और u किस में आ रहे हैं, बाद वाले में आ रहे हैं या पहले वाले में आ रहे हैं, पहले वाले में आ रहे हैं। तो पहला वाला जो इक्वेशन को डाल लीजिए बराबर से, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। जरा बताना ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। जरा देखें, ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए ओ क्या है प्रिया, ए ओ है माइनस यू, और ए डैश ओ क्या है, वी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका, नहीं करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें देख रहा है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए जरा, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा, व्हाट इज एच डैश अपॉन एच, सो एम इक्वल टू हो जाएगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन का। इनफैक्ट पूरी रे ऑप्टिक्स आपको आसान लग रही है अभी तक तो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब कठिन हो जाएगी। रिवीजन मस्ट है इसके लिए। आपको जो भी चीज़ आपकी समझ में आ रही है, बस सिमिलर ट्रायंगल की कहानी लगाइए हर एक में आपने। आज का हमारा